तो हम लोग इस बारे में डिस्कस कर चुके हैं कि जो गैसियस वेस्टेज प्रोड्यूस होते हैं फोटोसिंथेसिस या रेस्पायरेशन में, वो कैसे एक्सक्रीट आउट हो जाते हैं, कैसे रिमूव हो जाते हैं। इसके अलावा कुछ और भी चीज़ें हैं ऑर्गेनिज्म के अंदर, कुछ वेस्ट प्रोडक्ट बनते हैं, मेटाबॉलिक एक्टिविटी जनरेट नाइट्रोजनस मटेरियल विच नीड टू बी रिमूव्ड। ठीक है, तो बहुत सारी मेटाबॉलिक एक्टिविटी बॉडी के अंदर ऐसी होती हैं जिससे कुछ नाइट्रोजनस वेस्ट मटेरियल फॉर्मेशन होते हैं, जिसको कि बॉडी से रिमूव करना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि इनकी जो टेंडेंसी होती है वो टॉक्सिक होती है। तो इनको बॉडी से रिमूव करना बहुत ही ज़रूरी होता है। हमारे बॉडी में भी ऐसा होता है, जितने भी एनिमल्स हैं, कुछ प्लांट्स हैं, उनमें भी इस तरह के ज़्यादातर एनिमल्स में नाइट्रोजनस वेस्ट मटेरियल का फॉर्मेशन होता है। तो द बायोलॉजिकल प्रोसेस इन्वॉल्व्ड इन रिमूवल ऑफ दीज हार्मफुल मेटाबॉलिक वेस्टेज फ्रॉम द बॉडी इज कॉल्ड एक्सक्रीशन। तो एक्सक्रीशन क्या चीज है? एक्सक्रीशन इज रिमूवल ऑफ नाइट्रोजनस मटेरियल, जो कि मेटाबॉलिक वेस्टेज है बॉडी से रिमूव करना ही एक्सक्रीशन कहलाता है। तो हम ये कह सकते हैं कि बायोलॉजिकल प्रोसेस इन्वॉल्व्ड इन रिमूवल ऑफ हार्मफुल नाइट्रोजनस वेस्ट मटेरियल्स फ्रॉम बॉडी इज कॉल्ड एक्सक्रीशन। ठीक है, तो जितने भी हार्मफुल नाइट्रोजनस वेस्ट बॉडी के अंदर डिफरेंट मेटाबॉलिज्म प्रोसेस के थ्रू बन रहे हैं, उनको रिमूव करने का जो प्रोसेस है, मेथड है, उसको हम लोग बोलेंगे एक्सक्रीशन। अब इसमें बहुत सारे सिस्टम इन्वॉल्व होते हैं। बेसिकली इसमें जो सिस्टम होता है वो आपका देख रहे हैं यहाँ पे, ये आपका किडनी है, यूरेटर है, यूरिनरी ब्लैडर है, यूरिथ्रा है। आप यहाँ पे डायग्राम पे देखिए, ये किडनी है, ये यूरेटर है, ये पाइप की तरह जो आप देख रहे हैं, ये ब्लैडर है, यूरिनरी ब्लैडर है, जहाँ यूरिन कलेक्ट होता है। तो किडनी के अंदर यूरिन का फॉर्मेशन होता है, फिर वो यूरेटर के थ्रू ब्लैडर में आता है, और ब्लैडर से टाइम टाइम पे यूरिथ्रा के थ्रू बाहर डिस्चार्ज होता है। तो ये एक जनरल पूरा प्रोसेस है। हम इसको थोड़ा सा डिटेल में देखेंगे कि ये किस तरह से होता है। तो किडनी कहाँ लोकेटेड होती है, सबसे पहले ये जान लें, फिर किडनी के अंदर क्या फंक्शन होता है इसको जानेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि किडनीज आर लोकेटेड इन द एब्डोमेन। ठीक है, हमारा जो आप एब्डोमेन देख रहे हैं, इसमें थोड़ा सा ये पीछे की तरफ होता है। आगे की तरफ तो आपका इंटेस्टाइन है, स्मॉल और लार्ज, ये सब है, पीछे की तरफ होता है। पीछे की तरफ बैकबोन जो हमारी वर्टिब्रल कॉलम है, उसके दोनों साइड में एक एक किडनी होती है, और ये यूरिन जो प्रोड्यूस होती है वो किडनी के अंदर होती है। और इस यूरेटर, यहाँ किडनी के अंदर यूरिन का फॉर्मेशन होता है, और यूरेटर के थ्रू पास होकर के ब्लैडर में इकट्ठा होता है। तो इस तरह से ये पूरी प्रोसेस होती है, यूरिथ्रा के थ्रू वो बाहर आ जाता है। तो अब ये यूरिन बनता कैसे है, किडनी का फंक्शन क्या है, इसको देखते हैं। तो इस सबसे पहले हमें जान लें कि पर्पज ऑफ मेकिंग यूरिन इज टू फिल्टर आउट वेस्ट प्रोडक्ट फ्रॉम द ब्लड। जो पर्पज है, यूरिन बनता क्यों है? यूरिन क्या है? यूरिन एक ब्लड का फिल्ट्रेट पार्ट है, जो उसमें वेस्ट मटेरियल है उसमें वो फिल्ट्रेट पार्ट है, उसके साथ साथ थोड़ा सा वाटर होता है, वो मिक्स होकर के यूरिन का फॉर्मेशन करता है। और ये यूरिन का फॉर्मेशन होता है हमारी दोनों किडनी के अंदर। ठीक है, जैसे कि आपने देखा कि लंग्स के अंदर CO2 एक्सक्रीट आउट होती है, ऑक्सीजन अंदर जाती है टिश्यूज में, तो इस तरह से वहां पे एक्सचेंज होता है। तो CO2 भी वहां एक तरह का वेस्ट मटेरियल है या एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है। ठीक है, जो कि लंग्स के थ्रू रिमूव होता है। तो लंग्स को भी हम एक्सक्रीटरी ऑर्गन कह सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो किडनी के अंदर क्या होगा, जो नाइट्रोजनस वेस्ट है, यूरिया या यूरिक एसिड, वो ब्लड से रिमूव होकर के किडनी में आ जाते हैं, और यूरिन के फॉर्म में वो बॉडी से बाहर निकल जाते हैं। तो यूरिन, हमारा किडनी क्या है, एक फिल्टर की तरह काम करता है, ब्लड को फिल्टर करने का काम करता है। अब हम थोड़ा सा और डिटेल में देखते हैं कि क्या होता है। तो ह्यूमन किडनी जो होती है वो बहुत छोटे छोटे यूनिट से मिलकर बनी होती है। उस यूनिट को हम लोग बोलते हैं नेफ्रॉन्स। ठीक है, आप यहाँ पे देख रहे हैं, ये नेफ्रॉन एक स्ट्रक्चर है पूरा, ये इस तरह से ऐसे आकर के यहाँ पे पूरा इस तरह से आप ये देख रहे हैं, ऐसे करके ये पूरा एक यूनिट जो है ये नेफ्रॉन है। और इस नेफ्रॉन के अंदर क्लस्टर ऑफ वेरी थिन वॉल्ड ब्लड कैपिलरीज होती है। ठीक है, और ये जो ये अंदर आप यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे आप ध्यान से देखिए, ये क्लस्टर ऑफ ब्लड कैपिलरीज है। और ये जो कैप्सूल लाइक स्ट्रक्चर है, ये नेफ्रॉन का पार्ट है, इसको हम लोग बोलते हैं वोमेन्स कैप्सूल। तो कैपिलरीज महीन यहाँ पे मौजूद हैं इसके अंदर। जो यहाँ पे देखिए रीनल आर्टरी आ रही है, रीनल आर्टरी बहुत सारे फाइन कैपिलरीज में डिवाइड हो जाती हैं, फिर वापस से वो
कलेक्ट होकर के फिर से वो आर्टरी बना लेती हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या चीज़ है, ये थिन कैपिलरीज का एक बंच है। इस बंच को हम लोग बोलते हैं ग्लोमेरुलस। ऐसा क्यों होता है, यहाँ पे क्यों ये कैपिलरीज में डिवाइड होती हैं? कैपिलरीज में डिवाइड होने का रीजन ये है कि कैपिलरीज बहुत थिन होती है, और थिन होने की वजह से उसमें इस बोमेन कैप्सूल की सेल्स से या बोमेन कैप्सूल की कैविटी से इजीली एक्सचेंज हो सकता है मटेरियल्स का। यहाँ से ग्लोमेरुलस से कोई भी चीज़ निकल करके आसानी से बोमेन कैप्सूल के ल्यूमेन में जा सकती है। तो कैपिलरीज सिंगल सेल्ड वॉल होती है, इसीलिए यहाँ पे इजीली ट्रांसफ्यूजन हो सकता है। ग्लोमेरुलस से बहुत सारी चीज़ें निकल करके चली जाती हैं इस वोमेन कैप्सूल की कैविटी में, ल्यूमेन में, और वहाँ से फिर वो यहाँ पे ये पीसीटी होता है। पीसीटी के बाद ये हेनले लूप है, हेनले लूप के बाद ये डीसीटी है। पीसीटी का मतलब प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, फिर हेनले लूप है ये, फिर ये आपका डीसीटी है। तो इसमें करीब करीब आप देख रहे हैं कि यहाँ पर तो कैपिलरीज हैं, यहाँ पर भी कुछ कैपिलरीज हैं जो इसके चारों ओर इसको राउंड अप किए हुए हैं। तो इसके बारे में भी हम बताते हैं कि इसका क्या फंक्शन है। तो आप यहाँ पे पहले दो चीज़ समझिए कि इसमें ये जो रीनल आर्टरी आ रही है वो मेन कैपिलरीज में डिवाइड हो जाती है, और इस बंच आप कैपिलरीज को, गुच्छे को हम लोग बोलते हैं ग्लोमेरुलस। और ये कैपिलरीज थिन वॉल होने की वजह से आसानी से वोमेन कैप्सूल से मटेरियल को एक्सचेंज करती है। तो इसमें होता क्या है, तो आप समझ गए ये पूरी यूनिट जो है वो क्या है, नेफ्रॉन है। ठीक है, इसके बाद जो ये यहाँ पे जो सब्सटेंस एक्सचेंज होगा उसमें क्या है, ग्लूकोज, एमिनो एसिड, साल्ट और मेजर अमाउंट ऑफ वाटर। ठीक है, ये यहाँ पे इससे चला जाता है इसके अंदर, और जो वेस्ट मटेरियल नहीं है जो बॉडी के लिए रिक्वायर्ड है वो जो आप आगे जा रहे हैं यहाँ पे देखें, यहाँ पर भी कैपिलरीज हैं बहुत सारी, इसको राउंड अप किए हुए हैं। तो ये रीएब्जॉर्ब कर लेती हैं। जैसे जो वेस्ट मटेरियल नहीं है, जो यूजफुल मटेरियल है, जैसे ग्लूकोज है, एमिनो एसिड है, साल्ट्स हैं, और वाटर का भी थोड़ा सा अमाउंट है, वो रीएब्जॉर्ब होता है। यहाँ पर तो फिल्ट्रेट होकर एक बार वोमेन कैप्सूल में चला गया है ना, लेकिन बाद में वो जो उसमें बहुत सारी यूजफुल चीज़ें हैं वो रीएब्जॉर्ब भी होता है। हाँ, जो वेस्ट मटेरियल है वो रीएब्जॉर्ब नहीं होता है, सिर्फ यूजफुल वाली चीज़ें यहाँ पे रीएब्जॉर्ब हो जाती हैं। तो इस तरह से पूरी एक यूनिट होती है जिसमें एक बार तो बहुत सारी चीज़ें डिफ्यूजन के थ्रू चली जाती हैं इसमें, लेकिन बाद में जो यूजफुल चीज़ें हैं वो सिलेक्टिव एब्जॉर्प्शन के थ्रू रीएब्जॉर्ब कर ली जाती हैं। सिलेक्टिव एब्जॉर्प्शन का मतलब क्या होता है कि एनर्जी के थ्रू, अभी तक आपने डिफ्यूजन के थ्रू देखा कि यहाँ पर जो ट्रांजैक्शन हो रहा है वो किसके वजह से हो रहा है, डिफ्यूजन के थ्रू होता है, हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। लेकिन यहाँ पे डिफ्यूजन के थ्रू नहीं होगा, यहाँ पे जो होगा वो सिलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन होगा। कुछ जगहों पे, कुछ चीज़ों में इनमें डिफ्यूजन के थ्रू भी होता है, लेकिन मोस्टली इसमें सिलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन। इसके बारे में आप लोग 11th क्लास में डिटेल में पढ़ेंगे। इसकी पूरी एक प्रोसेस है, कैसे वो क्या क्या चीज़ें कहाँ रीएब्जॉर्ब होती है, कितने अमाउंट में होती हैं, क्या कंसंट्रेशन होता है, इसके चारों ओर क्या माहौल है, इसके अंदर क्या कंसंट्रेशन है, ये सब आपको डिटेल में 11th क्लास में मिलेगा। आपको बस इतना समझना है कि एक नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर समझना है आपको, और ये ग्लोमेरुलस आपने देखा, वोमेन कैप्सूल हो गया यहाँ पर, ये जो आपका अगला पोर्शन है इसका, इसके बाद पीसीटी, हेनले लूप, डीसीटी, फिर ये कलेक्टिंग डक्ट। इस तरह से इसके पार्ट हो गए। तो नेफ्रॉन के कौन कौन से पार्ट हो गए? अगर एक नेफ्रॉन का आपको मान लीजिए डिस्क्रिप्शन आ जाता है लिखने का, तो आप क्या लिखेंगे? नेफ्रॉन के 4 पार्ट हो गए, 4 पार्ट हो गए, वोमेन कैप्सूल, ठीक है, इसके बाद ये पीसीटी हो गया, फिर हेनले लूप हो गया, फिर ये डीसीटी हो गया, प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, हेनले लूप, इसके बाद डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब। प्रॉक्सिमल का मतलब जो पास में है, डिस्टल का मतलब जो दूर है, ठीक है। और इसमें ये डिसेंडिंग लिम होती है, ये असेंडिंग लिम होती है। डिसेंडिंग का मतलब नीचे जा रहे हो, असेंडिंग का मतलब जो ऊपर जा रही हो, और ये कलेक्टिंग डक्ट है। अब कलेक्टिंग डक्ट का क्या काम है? जैसे इस तरह की बहुत सारी यूनिट होती हैं, तो ये एक जनरल पाइपलाइन की तरह है ना। तो जनरल पाइपलाइन की तरह इधर भी नेफ्रॉन है, इधर भी नेफ्रॉन है, और नेफ्रॉन है, और ये पूरी एक कलेक्टिंग डक्ट। तो इसमें बहुत सारे नेफ्रॉन आके खुलते हैं, तो जो भी यहाँ पे फिल्ट्रेट निकल रहा है, यूरिन फॉर्मेशन हो रहा है, वो इस कलेक्टिंग डक्ट के थ्रू आगे को चला जाएगा। फिर वो और जा करके फिर मेजर आर्टरी डक्ट बनाएगा, फिर वो किडनी के थ्रू पूरा किडनी के थ्रू होते हुए कहाँ पहुँचेगा? वो यूरेटर में, यूरेटर के थ्रू पहुँचेगा यूरिनरी ब्लैडर में। तो ये एक माइक्रो स्ट्रक्चर है किडनी का, एक यूनिट है जहाँ पे फिल्ट्रेशन की प्रोसेस होती है। और यहाँ पे पहले तो डिफ्यूजन के थ्रू बहुत सारी चीज़ें इस वोमेन कैप्सूल के थ्रू यहाँ पे चली आती हैं इसके अंदर, फिर उसके बाद वो रीएब्जॉर्ब होती हैं। तो ये पूरी आपका प्रोसेस होती है यहाँ पे। और इसमें हमने बताया कि साल्ट
और जो भी इसमें मिनरल्स हैं ये इसका यहाँ पे एक्सचेंज होता है। ठीक है, तो इसमें जो मेन एक्सक्रीटिव मटेरियल क्या होता है वो यूरिया होता है ना। और यूरिया की सिंथेसिस एक्चुअली किडनी के अंदर यूरिया सिंथेसाइज नहीं होता है। यूरिया यहाँ पे फिल्टर तो होता है, लेकिन इसका जो वास्तव में फॉर्मेशन है वो हमने पहले भी आपको बताया था कि यूरिया का फॉर्मेशन कहाँ होता है, लीवर सेल्स के अंदर। यहाँ पे सिर्फ उसका फिल्ट्रेशन होता है, बनता वो लीवर सेल के अंदर ही है। ठीक है ना। तो इसके बाद आप पूरा स्ट्रक्चर आप समझ गए होंगे कि ब्लैडर में पहुंचा, ब्लैडर के बाद या किडनी के अंदर यूरिन कलेक्ट हुआ, कलेक्ट होने के बाद कलेक्टिंग डक्ट, ये सब देख रहे हैं, कलेक्टिंग डक्ट के थ्रू पहुंचेगा वो यूरेटर में, यूरेटर से फिर ब्लैडर में, ब्लैडर से फिर वो कॉन्ट्रैक्शन के थ्रू टाइम पे यूरिन की अर्ज होगी और वो बाहर को एक्सक्रीट आउट हो जाएगा।